हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हमारी सुपर टेट की क्लास तीसरी क्लास है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्लास का नाम है हमारा सीखने। अधिगम मतलब सीखना ही होता है, तो अधिगम की आवश्यकताओं की पहचान करना या अधिगम मतलब सीखना। तो ये तीसरा चैप्टर है हमारा, आज स्टार्ट जो है। और इसके आगे हम देखते हैं पॉइंट जो हमारा है वो है सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। वहीं वैज्ञानिक फ्रेंडस का कहना है, देखते हैं, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। अगला पॉइंट है हमारा जन्म के तुरंत बाद। बालक जो होता है जन्म के तुरंत बाद ही ज्ञान जो है बाद ही सीखना शुरू कर देता है, उसी को अधिगम कहते हैं। उसके बाद सीखना एक जटिल कॉम्प्लेक्स बहुआयामी प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया भी है। सीखना एक गतिशील प्रक्रिया भी है। बालक किसी विषय वस्तु को अपने व्यवहारिक जीवन में उस किसी भी विषय वस्तु को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में लाता है, अपनी भाषा में उस चीज़ को प्रयोग में लाता है, उसी को अधिगम कहते हैं। और जीवन में मानसिक उद्योगों एवं बदलाव लाने की प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक उद्योगों एवं जीवन में बदलाव लाने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। उसके बाद हमारी जो है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं जो उनके बारे में दो मनोवैज्ञानिकों का मत है। पहले हैं योकम सिप्सम यम मुर्सल के अनुसार निम्न है, जो कि है अधिगम मतलब सीखना एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। सीखना एक विकासशील प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिकता को व्यक्त करता है। सीखना नए कार्य को करने का हमें ज्ञान प्रदान करता है। सीखना अनुभवों के संगठनों का योगदान का ज्ञान होता है, यह योगदान की प्रक्रिया होती है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम एक विवेकपूर्ण परिक्रम होता है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर अधिगम का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीखना वातावरण की उपज होती है। सीखना नवीन प्रवृत्तियों को खोजना होता है। सीखने के प्रकार। बच्चों के सीखने के तरीके पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, जो हैं स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे जी और दूसरे हैं रूस के एल.एस. वाइगोत्स्की जी। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। पहला पॉइंट है हमारा अभिग्रहण द्वारा सीखना, यानी कि इस अभिग्रहण द्वारा सीखने में क्या होता है, बच्चों के लिए जो विद्यालय में सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं उन सामग्रियों के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाती है, चाहे वो शिक्षा बोल कर दी जाती है उन्हें और चाहे वह शिक्षा लिख कर दी जाए उन्हें। और उस शिक्षा के अनुसार बालक अपने अंदर जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको हम आत्मसात कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा अन्वेषण द्वारा सीखना, यानी कि शिक्षार्थी को दी गई सामग्री, यानी कि जो विद्यालय में बच्चों को सामग्रियाँ कुछ दे दी जाती हैं, उन सामग्रियों में से बच्चों को जो हम नई चीज़ों को पता करके या खोज करके उन्हें जो नई चीज़ें सिखाते हैं, नई चीज़ों को जो है ज्ञान दिलाते हैं या पढ़ाते हैं, उन्हीं चीज़ों को जो है हम जानकारी देते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अन्वेषण कहते हैं, अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। और तीसरा है हमारा रटकर सीखना, यानी जब बच्चे क्लास में होते हैं, मैडम आती हैं या फिर कोई भी घर पर भी हो या बड़े लोग हों, कोई भी अगर पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है और बालक सुनता है, अगर वो मन से नहीं पढ़ रहा है या किताब में नहीं ध्यान दे रहा है, तो आराम से जैसे या टीचर हो पढ़ा रहे हो तो जैसे वो पढ़ाती जाएंगी, बच्चा बैठा है वैसे से सुनकर उसको रटता चला जाता है। वो किताब पे अगर नहीं ध्यान दे रहा है तो वो अक्षर को नहीं पहचान पाएगा और ना ही उसका
अक्षर पहचानेगा नहीं तो पढ़ नहीं पाएगा तो अर्थ नहीं निकाल पाएगा। इसको कहते हैं रट कर सीखना। और चौथा है हमारा अर्थपूर्ण सीखना। यहीं पर है अपनी भाषा में, जब अर्थपूर्ण मतलब जब बालक अक्षर को पहचानेगा, किताब से पढ़ेगा उस शब्द का अर्थ निकाल पाएगा, तब उस अर्थ को अपनी भाषा में प्रयोग में लाएगा। उसी चीज को जो है हम कहते हैं अर्थपूर्ण प्रयोग में लाना या अर्थपूर्ण ढंग से सीखना। तो अगली हेडिंग है हमारी सीखने की प्रमुख विधियां। देखते हैं आगे हम अगली लाइन जो है, देखते हैं किनका क्या कहना है। आधुनिक शिक्षा की मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विधियां निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रेक्षण द्वारा सीखना। वैज्ञानिकों का मत है बालक का प्रेक्षण द्वारा जल्दी सीखना। ये जो है बंडूरा साहब ने कहा है, वैज्ञानिकों का मत बालक का प्रेक्षण द्वारा जल्दी सीखना। यानी कि बालक को जब प्रेक्षण द्वारा शिक्षा दी जाएगी या दी जाती है तो बालक बहुत ही जल्दी उस विधि के द्वारा बहुत ही जल्दी सीख लेता है। सीखने की चीज़ को, जो पढ़ाने की चीज़ उसको सिखाया जाता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। ये कहना है बंडूरा साहब का, वैज्ञानिक बंडूरा साहब का ये कथन था। यहाँ पर हमने इसको लिखा है। उसके बाद है इस विधि द्वारा जल्दी सीखना और लंबे समय तक याद रखना। यानी कि इस विधि द्वारा अगर हम बच्चे को शिक्षा देंगे या सिखाएंगे तो इस विधि द्वारा बच्चा सीखेगा भी और उस चीज़ को लंबे समय तक वो याद रखेगा। और अगला पॉइंट है हमारा विवेचना विधि। समूह में सीखना तथा गलत सही का पहचान करना। जैसे समूह में जब सारे बच्चों में बैठा कर हम बच्चों को जब शिक्षा देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का जब बच्चों को शिक्षा देते हैं हम समूह में बैठा करके, मैं जैसे बैठकर खुद सीख रहे हूँ और बालक भी उसी में बैठकर सबके साथ सीख रहा हो। मान लीजिए सबके साथ बैठकर सीखने में उसको यह पता चलता है कि मैं कहाँ सही पढ़ रहा हूँ, कहाँ गलत पढ़ रहा हूँ। यानी कि सही सबके साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करना और अपनी सही गलत की पहचान करना। विवेचना विधि जो है, ये विवेचना विधि हमारी चल रही है। तथा सही गलत की पहचान करना, अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चुनाव एवं हल। यानी कि अपने विषय वस्तु, यानी कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करता है उस सब्जेक्ट को पढ़ता है और उस सब्जेक्ट में रुचि होती है और उस सब्जेक्ट को पढ़ता है और उसमें अपने अनुसार जो है उस अपने अनुसार भाषा में ढाल लेता है, उसका चुनाव करता है और हल भी निकाल लेता है। ईवेल का मत है, यही ईवेल साहब देखिए क्या कहते हैं इस विवेचना विधि के बारे में। इस विधि द्वारा छात्रों में सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा यानी कि विवेचना विधि द्वारा बालकों में सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखना, यानी कि इस विधि द्वारा बालकों में सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है और जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को जो है अब उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय तक वो याद रखते हैं, लंबे समय तक याद रखते हैं। अगला है हमारा करके सीखना। करके सीखना क्या है? बालक द्वारा करके सीखना यानी कि जल्दी सीखना। विद्यालय में किसी विषय वस्तु को मैडम ने पढ़ाया या किसी भी टीचर ने पढ़ाया और बालक उस विषय वस्तु को या उस पुस्तक को आकर घर पर बैठकर खुद सीखता है, पढ़ता है, तो उससे बहुत जल्दी सीख लेता है और उसे याद भी रहता है कि विद्यालय में टीचर ने हमको कैसा पढ़ाया था। वो चीज़ माइंड में फिर से रिवाइज होता है और उस चीज़ को बालक खुद करके सीख लेता है और बहुत जल्दी ही सीख जाता है। अगला है हमारा आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि। पाठ को मन में दोहराना, अपनी भूल को सुधारना और सक्रिय रूप से आगे का पाठ्यक्रम सीखना। बालक द्वारा सीखे हुए पाठ को यानी कि इस विधि में आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि में बालक द्वारा सीखे हुए पाठ को यानी कि बालक किसी भी पाठ को खुद पढ़ा है और उसे अपने मन में फिर से दोहरा रहा है
और अपनी भूल को वो कहाँ भूल कर रहा, कहाँ नहीं, कहाँ सही पढ़ रहा है, कहाँ गलत पढ़ रहा है, इस चीज़ को सुधार कर आगे बढ़ना और सक्रिय रूप से आगे की विषय वस्तु को सीखना ही आवृत्तिकरण तथा पुनः निर्माण विधि कहलाती है। और आगे हमारा रटकर तथा समझकर सीखने की विधि। स्पीयर्स तथा सोलोमोन ने कहा है। इनका क्या कहना है इस बारे में? स्पीयर्स तथा सोलोमोन ने, इनका कहना है बालक तथा विषय पर प्रकाश डालना, यानी कि बालक किस विषय वस्तु को बालक किस प्रकार सीख रहा है और किस प्रकार वो जल्द से जल्द अपने अंदर जो है इस ज्ञान को अर्जित कर लेगा, इस दोनों चीज़ों पर स्पीयर्स तथा सोलोमोन ने फोकस डाला है फोकस डाला है या प्रकाश डाला है, एक ही बात है। और अगली हेडिंग है हमारी रटने की विधि, यानी कि रटने की विधि में जो होता है 4 से 6 वर्ष के छोटे बालक जो होते हैं उनमें रटने की प्रवृत्ति बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। वहीं बड़े बालकों में समझकर सीखने की प्रवृत्ति बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। छोटे बालकों में 4 से 6 वर्ष के बालक लगभग रटकर सीखते हैं और बड़े बालकों में जो है समझकर सीखने की प्रवृत्ति बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। छोटे बालकों में अलग से और बड़े बालकों में अलग से प्रभावशाली मानी गई है। और वहीं पर है हमारी अगली हेडिंग अधिगम मतलब सीखना ही होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला पॉइंट है हमारा परिपक्वता मतलब छोटे बालक को सामग्री द्वारा शिक्षा जैसे जो विषय वस्तु या जो सामग्री बालक को दी गई हो, जैसे एक बालक हो और विद्यालय द्वारा जो सामग्री लिया हो और अपने लेवल का बालक हो या छोटा बालक हो, उससे थोड़ा उसको उस चीज़ से सिखा रहा हो, उससे उस चीज़ को अगर सिखाएगा वो तो बालक जो है बहुत ही जल्दी सीख लेगा, ये कहना है। इसी को हम परिपक्वता कहते हैं या शिक्षा कहते हैं। यानी कि अगर विद्यालय में बच्चे को जैसे ढेर सारी वो जो गोलियां होती हैं या बड़े बड़े जैसे गेंदे नुमा जो छोटे छोटे गोले होते हैं ढेर सारे हैं, अगर एक बालक ला करके और अपने से छोटे या अपने के बराबर बच्चे को अगर गिनती नहीं आ रही हो, अगर वो गिन कर उसको सिखाता है कि इतना इतना हो गया, इतना हो गया, उसको रख के प्रयोग के रूप में सिखाता है, तो बच्चा उस चीज़ को समझ कर और देख कर गिन कर बहुत ही जल्दी सीख लेता है। इसी को शिक्षा देना बालकों को शिक्षा देना बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। और दूसरी हेडिंग हमारी अभिप्रेरणा क्या है? सृजनात्मक कार्य करते समय प्रेरणा या सीखना सफल होता है। इस विधि में सृजनात्मक कार्य करते समय मान लीजिए बालक पढ़ रहा है और वहीं पर आकर उसे कोई शाबाशी देता है या फिर कोई प्रेरणा देता है कि हाँ उनकी तरह ऐसा पढ़ो या फिर बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इस तरीके से अगर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बालक पढ़ रहा है तो बालक बहुत ही जल्दी सीख लेता है, क्योंकि वो बहुत ही खुश होता है, बहुत ही उत्साहित हो जाता है और जल्द से जल्द उस पाठ्यक्रम को सीख भी लेता है और सीखना भी उसका सफल हो जाता है। और यही है हमारा वातावरण अनुकूल वातावरण सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाता है। यानी किसी भी पाठ्यक्रम को बालक अगर सीख रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो अगर पढ़ने का वातावरण अगर अच्छा होगा तो बालक बहुत ही जल्दी उस चीज़ को सीख भी लेगा। सीख भी लेगा तथा सीखने की तथा जिज्ञासा को बढ़ाता है। यानी कि उस चीज़ को बहुत ही जल्दी उस टॉपिक को जो वातावरण अगर अच्छा है उस टॉपिक को बालक पढ़ रहा है उस टॉपिक को बहुत ही जल्दी सीख भी लेगा। और जिज्ञासा मतलब आगे की चीज़ को बहुत ही ललायत रहेगा जानने के लिए, इस चीज़ को कहते हैं जिज्ञासा को बढ़ाता है। चौथा वाला इच्छा क्या है? सीखने वाले की इच्छा सकारात्मक, परिणाम भी सकारात्मक। यानी कि अगर बच्चा
सीखने की इच्छा रख रहा है, यानी कि मैं पढ़ूंगा, सकारात्मक पॉइंट है, मतलब उसका पढ़ने का मन कर रहा है, तो रिजल्ट भी जो है सकारात्मक आएगा, यानी कि उस सीख भी जल्दी लेगा। तत्परता 5वां वाला है, सीखने वाली प्रक्रिया में तत्परता प्रभावित करती है, यानी कि डट कर पढ़ाई करना। यानी कि सीखने वाली प्रक्रिया में तत्परता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तत्परता काफ़ी प्रभावित करती है, यानी कि बच्चा जब डट कर पढ़ाई करेगा तो वो चीज़ उसको जल्दी पढ़ना आ जाएगा और जल्दी सीख लेगा। यही तत्परता प्रभावित करती है, इसको कहते हैं। 6वां है हमारा, सीखने का समय। एक निर्धारित समय शरीर एवं मस्तिष्क का स्फूर्त होना। एक निर्धारित समय एवं शरीर का एक निर्धारित समय एवं शरीर एवं मस्तिष्क का स्फूर्त होना, यानी कि कहना है कि एक बच्चे का पढ़ाई का समय एक निर्धारित समय होना चाहिए। जब एक निर्धारित समय होगा और उसका शरीर और मस्तिष्क जो है सक्रिय होगा, तो जो पढ़ेगा वो बहुत ही जल्द उसको याद भी हो जाएगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। 7वां पॉइंट है हमारा यहाँ पर, शिक्षण विधि। प्रभावशाली शिक्षण विधि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। प्रभावशाली शिक्षण विधि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। 8वां है हमारा, मानसिक स्तर। बालकों के मानसिक स्तर प्रतिभाशाली मंदबुद्धि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि बालकों के मानसिक स्तर मतलब क्या है, प्रतिभाशाली जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को जब पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। वहीं मंद बुद्धि के बालक होंगे तो उनके सीखने की स्पीड भी कम होगी और बहुत ही ज़्यादा समय में कम चीज़ों को सीख पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया को जो है प्रभावित करते हैं। और 9वां पॉइंट है हमारा, पाठ्य सहगामी की संरचना। सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर आधारित पाठ्य सामग्री बच्चों को सीखने, यानी कि सरल से कठिन की ओर जो सिद्धांत पर आधारित पाठ्य सामग्री है वो बच्चों को सीखने में काफ़ी मददगार होती है या मदद करती है। और 10वां है हमारा, अभ्यास विभाजन। बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक थकान को देखते हुए अभ्यास कराना सीखने की प्रक्रिया के लिए अनुकूल होता है। यानी कि बालकों के शारीरिक एवं मानसिक, जैसे थके हुए हैं कि नहीं थके हुए हैं, ऐसा सब कुछ देख करके तब उन्हें शिक्षा या पढ़ाई को जो है पढ़ाना चाहिए कि बच्चे का माइंड कैसा है, इस समय थका हुआ है कि नहीं है, तो उसी समय उसको पढ़ाया जाए कि ताकि वो आराम से उस चीज़ को पढ़ सके और उसे याद भी हो सके। इस प्रक्रिया के अनुकूल होता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के अनुकूल होता है। बच्चा जब उसका माइंड सही रहेगा, थका नहीं रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो आराम से जो भी पढ़ेगा उसको बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम अपनी अगली हेडिंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार एवं अधिगम को उचित दिशा प्रदान करना होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा, अधिगम को प्रभावी बनाने में व्यवहार में परिवर्तन की उचित दिशा क्या हो, ये अध्यापक को शिक्षा के लक्ष्य और उसके उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा है हमारा, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं एवं विद्यार्थी मूल निर्धारण। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं एवं विद्यार्थी मूल निर्धारण होते हैं इस पर। और हमारा तीसरा पॉइंट है, अधिगम द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन शामिल। अधिगम द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन में शामिल, यानी कि अधिगम द्वारा मतलब शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में और विद्यार्थियों के व्यवहार में जो हम परिवर्तन लाते हैं उसी को परिवर्तनशील या परिवर्तन शामिल करते हैं। जो व्यवहार लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उसी को विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तनशील
कहा जाता है। शिक्षण प्रभावी यानी कि जो परिवर्तन होता है और शिक्षण परिवर्तन लाते हैं वो हो गया शिक्षण प्रभावी, यानी कि शिक्षण भी उसी हिसाब से प्रभावी होगा। जब परिवर्तन होगा व्यवहार में तो शिक्षण भी उतना ही प्रभावशाली और प्रभावी होगा। और उसके आगे उल्लेखनीय अधिगम पर भी प्रभावी होगा। और अगला पॉइंट है हमारा, विद्यार्थियों में विषय सामग्री के अधिक आदान प्रदान के लिए अध्यापक को उचित विधियों और माध्यम को अपनाना आवश्यक होता है। अपनी अगले हेडिंग जो है वो है हमारी बच्चों में शिक्षण की रणनीतियाँ। इसमें क्या है, पहला हमारा शिक्षण अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया में छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए निम्न मॉडल निर्धारित हैं। पहला है संलग्न। इस प्रक्रम में छात्रों को सीखने के क्रम में उत्सुक बने रहना अनिवार्य होता है। शिक्षक को भी चाहिए कि वह छात्रों में किसी पाठ आदि के प्रति उत्सुकता करते रहें। दूसरा है हमारा अन्वेषण की क्षमता। अन्वेषण का अर्थ होता है छात्रों तथा किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन करना होता है। यह छात्रों में जागरूकता की भावना उत्पन्न करता है। और तीसरा है हमारा समझना या व्याख्या करना। इस शिक्षण प्रक्रम के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने विषय के बारे में कितनी अधिक जानकारियां प्राप्त की हैं। हमारा विस्तृत ज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ है अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। ये होता है ज्ञान के अनुरूप प्रयोग का अर्थ है अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। और पांचवा हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रक्रम में शिक्षक एवं छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें क्या है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। पहला होता है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। और वही छठा पॉइंट है हमारा विस्तार। छात्रों को पाठ्यक्रम के अलावा शिक्षक छात्रों को नए नए तथ्यों से अवगत कराते हैं। इसको कहते हैं विस्तार। छठवां मानक। शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित मापदंडों नॉर्म्स को इस प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है।